मेरी आज की स्टोरी एक बहुत ही फेमस मेडिकल ब्लंडर जो कि मुझे बहुत पसंद है मेडिकल मिस्ट्रीज़ को कवर करना और आपको भी बहुत पसंद है उनको सुनना। इस स्टोरी के अंदर सीखने लायक दो ऐसी चीज़ें हैं। पहली ये कि ये आखिर यहाँ क्या हो रहा था और दूसरा क्यों हो रहा था। एंड होते होते आप भी कहेंगे कि विकी मजाक कर रहा है तू, ऐसा कोई क्यों ही करेगा। और दूसरी बात, 12 तारीख को अहमदाबाद में हुए उस प्लेन क्रैश के अंदर तकरीबन 350 लोग मारे गए। ये सच में बहुत दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था। आमतौर पर जब मैं भी किसी फ्लाइट को बोर्ड करता हूँ तो हमेशा माइंड में बस यही रहता है कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जो लोग उसके अंदर बैठे थे तकरीबन 250 लोग, वो लंदन जा रहे थे। अपनी अपनी उनकी अलग किस्मत थी, वहां जाकर हर किसी को अलग अलग काम था, अलग अलग उनकी जिंदगी थी। बट यहाँ हमारे जो इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, यहाँ की न्यूज़ एजेंसियाँ वो अपना हर दिन एक नया लो सेट कर रही हैं। इस भयंकर प्लेन हादसे की पीछे सिर्फ अपनी टीआरपी बटोरने के लिए अपने ही माइंडसेट से अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग थ्योरीज बना रही हैं। अरे वेट तो कर लो, हादसे की जांच होगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो यहाँ आएंगी, इसको देखेंगे कि आखिर क्या हुआ इस ड्रीमलाइनर के साथ जो एकदम से अंदर बैठे 250 लोग और बाहर मौजूद वो डॉक्टर्स, इंटर्न्स, उनकी ज़िंदगी को खा गया। बट नहीं, न्यूज़ वाले अपना 1.5 IQ का वो दिमाग चलाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इनको देखना है, इनको बताना है कि हाँ यहाँ ये हुआ होगा, जो कि सच्चाई से बहुत बहुत उलट होता है। इन सब को देखकर मन इतना खराब हो जाता है कि कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता। खैर, आज कोई लाइक साइज की डिमांड नहीं, आपका मन करे तो कर देना वरना मत करना। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के डालस टेक्सास में जाना पड़ेगा। और दिन था 27 मई 2022 का, जब यहीं पर बने हुए स्कॉट एंड वाइट सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर था, उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़े थे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर चार्ल्सन, उनके साथ उनके मेन डॉक्टर, कुछ नर्सेज और साथ में ऑपरेशन थिएटर की जो टेबल थी उसके ऊपर उनके पेशेंट लेटे हुए थे। असल में जो सर्जिकल केयर सेंटर था ये एक हॉस्पिटल का ही पार्ट था। मतलब यहाँ जो भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आता और उसका कोई ऑपरेशन करना होता तो पहले उसके शरीर को सुन्न करने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर लाया जाता। और यहाँ डॉक्टर चार्ल्सन और उनके जैसे और भी कुछ डॉक्टर्स उस पेशेंट के ऊपर एनेस्थीसिया परफॉर्म करते, उसको सुन करके अच्छे से। और जब उनको लगता कि हाँ पेशेंट पूरे तरीके से बेहोश हो चुका है, तब अपनी पूरी निगरानी से उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालते और तब मेन हॉस्पिटल में पहुंचाते। और जब मेन हॉस्पिटल में उस पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता, तब यहाँ दोबारा से उस पेशेंट को लाया जाता इसी सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर। और दोबारा से डॉक्टर चार्ल्सन, जिनकी ड्यूटी थी कि उस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दोबारा से होश में लाया जाए। अब पेशेंट को बेहोश करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो उसके ब्लड के अंदर एनेस्थीसिया डाला जाए, उसको टीका लगाया जाए, या फिर एक पर्टिकुलरली जगह जहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उस जगह को सुन किया जाए, या फिर पूरे शरीर को सुन किया जाए, पूरे शरीर को बेहोश किया जाए। और जब पूरे शरीर को बेहोश करना होता है उस टाइम पर एक छोटी सी डिवाइस होती है एनेस्थीसिया की, जिसके अंदर लिक्विड एनेस्थीसिया डाला जाता है और वो लिक्विड एनेस्थीसिया हवा के साथ घुलकर पेशेंट की सांस के साथ उसको मास्क लगाया जाता है और वो सांस के साथ पूरे शरीर में जाकर पूरे शरीर को बेहोश कर देता है। अब ऐसी ही एक पेशेंट के ऊपर डॉक्टर मार्टसन ने वो एनेस्थीसिया का प्रोसीजर परफॉर्म किया था। और जिसके बाद वो महिला मेन हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन सर्जरी के लिए गई। और जब उसकी सर्जरी हो गई तो इस महिला को वापस इस सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर भेज दिया गया। अब दोबारा से काम था डॉक्टर मार्टसन का कि इसको होश में लाया जाए। धीरे धीरे कर डॉक्टर मार्टसन ने ऑपरेशन थिएटर टेबल पर उस लेटी हुई महिला के मुंह से वो मास्क हटाने शुरू कर दिए। अब बेशक इस मशीन के अंदर एनेस्थीसिया मिलाकर पेशेंट को सांस के जरिए उसके शरीर में पहुंचाया जाता है, बट इसके साथ ही उसके किसी भी नस के अंदर एक कैनोला लगाया जाता है और उस कैनोला से एक स्पेशल तरीके की आईवी, जो कि एनेस्थीसिया देने के बाद किसी भी पेशेंट को देनी जरूरी होती है। आईवी आप समझते हैं ना, वो ड्रिप जो बोतल लगी रहती है और वो पाइप से हमारे शरीर के अंदर जाता रहता है, उसको आईवी कहते हैं। एक आईवी स्पेशल तरीके की देनी पड़ती है, जो कि डॉक्टर मार्टसन हर पेशेंट को दिया करते थे। जैसे ही डॉक्टर मार्टसन ने उस महिला के चेहरे से वो एनेस्थीसिया वाला मास्क उतारा, उसके हाथ पर देखा कि वो आईवी अभी भी लगी हुई है। बट जब उनका ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि हाँ, इस महिला का जब ऑपरेशन किया गया था तो डॉक्टर्स ने वहाँ पर आईवी चेंज कर दी थी। मतलब अब इनको दोबारा से अपने वाली आईवी यहाँ लगानी होगी ताकि वो पेशेंट नॉर्मल हो सके, नॉर्मली उसको होश आ सके। उन्होंने सबसे पहले जो पुरानी आईवी उस महिला के शरीर के अंदर लगी हुई थी उसकी सुई को बाहर निकाला। अपनी खुद की जो आईवी उन्होंने साइड में रखी हुई थी, एक बैग सा था, उस बैग से निकली हुई पाइप और उसके आगे एक वो सुई तुरंत उस महिला की नस के अंदर लगा दी गई। अब वो आईवी धीरे धीरे कर शुरू हो चुकी थी। आईवी चेंज करते ही अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर
ये उम्मीद थी कि ये पेशेंट तकरीबन आधे घंटे बाद होश में आ जाएगी, जिसके बाद तुरंत उस लेडी पेशेंट को एक मूविंग स्ट्रेचर के ऊपर शिफ्ट किया गया क्योंकि अब उसे एक रूम के अंदर शिफ्ट करना था। सो डॉक्टर मार्टसन और उनके साथ कुछ नर्सेज उस स्ट्रेचर को आगे की तरफ धक्का देते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। अब क्योंकि वो एक संकरा सा रास्ता था, बाहर जो लॉबी थी उनकी, वो कॉरिडोर, वहां से होते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। बट तभी डॉक्टर मार्टसन का ध्यान अपने पेशेंट के ऊपर गया और उसको देखते ही वो समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उस लेडी पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा नीली पड़ती जा रही थी, उसका कलर डार्क होता जा रहा था। इसके अलावा जैसे ही डॉक्टर मार्टसन ने उसके साथ लगा हुआ मॉनिटर देखा, जिस मॉनिटर के ऊपर उस लेडी पेशेंट्स के वाइटल्स चल रहे थे, हार्ट बीट, उसका बीपी, उसकी ब्लड ऑक्सीजन, जैसे उसके ऊपर उनका ध्यान गया तो वो हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि इस लेडी पेशेंट का बीपी एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हाई पहुंच चुका था। इसके अलावा उस पेशेंट की जो हार्ट बीट थी वो धीरे धीरे गिरती ही जा रही थी, नियर अबाउट 35 के आसपास आ चुकी थी। तुरंत डॉक्टर मार्टसन ने उस स्ट्रेचर को वहीं रोका, जाकर उस पेशेंट के मुंह को देखने लगे। अब जैसे उन्होंने मुंह को खोलने की कोशिश करी, उसके मुंह के अंदर बहुत सारे झाग बने हुए थे और वो बाहर निकल रहे थे। इसके अलावा उस पेशेंट की ब्लड ऑक्सीजन जो कि अब नीचे गिरकर नियर अबाउट 70 के आसपास आ चुकी थी। अब फॉर रेफरेंस, आपकी और मेरी एक नॉर्मल इंसान की ब्लड ऑक्सीजन नियर अबाउट 98, 99 या फिर 100 रहती है, जो कि हम SpO2 मॉनिटर के अंदर चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर उसकी 70 आ चुकी थी। ये चीज देखते ही डॉक्टर मार्टसन समझ चुके थे कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि ये कार्डियक अरेस्ट है, क्योंकि सारे लक्षण कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहे थे और इस चीज को बहुत जल्दी टैकल नहीं किया गया तो इस लेडी का दिल धड़कना एकदम से बंद हो जाएगा और ये सीधा मर जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल तुरंत डॉक्टर मार्टसन ने अपने हाथों को ऐसे जोड़ा और उस महिला की छाती के ऊपर रखकर बहुत जल्दी जल्दी जोर जोर से CPR देने लगे। जल्दी एक नर्स भागकर एक बड़ा सारा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आई, उसके अंदर से ऑक्सीजन पाइप निकालकर एक मास्क निकालकर जल्दी से उस लेडी पेशेंट के नाक के ऊपर रखा ताकि ऑक्सीजन पूरी उसके शरीर के अंदर बनी रहे, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी ना हो। जबकि दूसरी नर्स ने तुरंत भागकर लैंडलाइन के पास एक एम्बुलेंस को कॉल किया जो कि बाहर ही खड़ी थी। एम्बुलेंस चाव चाव करते हुए अंदर की तरफ भागकर आई, अंदर से स्ट्रेचर निकाला, एक दूसरे स्ट्रेचर के ऊपर उस लेडी पेशेंट को लोड किया। अब डॉक्टर मार्टसन जो कि बहुत बहुत ज्यादा हैरान थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि लेडी पेशेंट के साथ एकदम से क्या हो गया, इसको कार्डियक अरेस्ट क्यों आया, क्योंकि अब इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल केयर की जरूरत थी। तुरंत उस एम्बुलेंस के अंदर लोड करके इस पेशेंट को नियरली हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया गया। डॉक्टर मार्टसन अच्छे से जानते थे कि एक पेशेंट जो अभी अभी ऑपरेट होकर आया हो, उसका ऑपरेशन हुआ हो और उसको एनेस्थीसिया से बाहर निकालते हुए इस तरीके से कार्डियक अरेस्ट आ जाना, ये बहुत बहुत रेयर प्रोसीजर है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता। इनफैक्ट अगर कोई डॉक्टर अपने पूरे करियर के अंदर देखे तो शायद उसको देखने के लिए ना मिले इस तरीके का कार्डियक अरेस्ट। बट डॉक्टर मार्टसन के लिए ये चीज पहले भी हो चुकी थी। जी हाँ, 27 मई से पहले वाले दिन 26 मई के दिन भी उनका ही एक और पेशेंट इसी तरीके से कार्डियक अरेस्ट के अंदर जा चुका था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और ये चीज तब और ज्यादा मुश्किल बन जाती है जब इस कार्डियक अरेस्ट के पीछे का कारण किसी भी डॉक्टर को समझ ना आए। ना ही तो कल वाले कार्डियक अरेस्ट का कारण डॉक्टर मार्टसन को समझ में आया था, ना ही आज वाले इस लेडी पेशेंट के ऊपर आया हुआ कार्डियक अरेस्ट जिसका कारण डॉक्टर मार्टसन को समझ में आया। डॉक्टर मार्टसन उस पेशेंट को रवाना करते ही तुरंत भागकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर गए। असल में जो सर्जी केयर सेंटर था, इसकी डायरेक्टर थी एशले बक्स नाम की महिला। और जैसे ही डॉक्टर मार्टसन भागते हुए सीधा डायरेक्टर ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने बाहर से नॉक किया, दरवाजा खोला, अंदर गए। अंदर जाकर एशले बक्स से बात करी और कहा कि बैक टू बैक सेकंड कार्डियक अरेस्ट आया है हमारे दूसरे पेशेंट को। अब जैसे ये बात एशले बक्स ने सुनी, वो तुरंत खड़ी हो गई अपनी चेयर से और पूछने लगी, क्या सीरियसली यहाँ कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है? तुरंत एक मीटिंग अरेंज करो। और उसी शाम एशले बक्स ने पूरे स्टाफ की मीटिंग अरेंज करी। इस मीटिंग के अंदर सभी नर्स, पूरा स्टाफ इंक्लूडिंग स्वीपर्स और जितने भी बड़े डॉक्टर्स थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सभी इसके अंदर मौजूद थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर मार्टसन। सो एशले बक्स ने कहना शुरू किया कि देखो, 2 कार्डियक अरेस्ट आ चुके हैं, दोनों पेशेंट अभी क्रिटिकल केयर के अंदर एडमिट हैं और होपफुली वो जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे। बट 2 कार्डियक अरेस्ट 2 दिनों के अंदर 2 पेशेंट के अंदर आना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यहाँ कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। सो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एशले बक्स ने पूरे स्टाफ को समझाया कि हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ वो स्पेसिफिकली मिस कर रहे हैं या फिर हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एशले बक्स ने पिछले 2 घंटे लगाकर दोनों पेशेंट्स की फाइल देखी, मेडिकल हिस्ट्री देखी, बट उनको कुछ भी अजीब नहीं मिला। ना ही उन दोनों पेशेंट्स को किसी भी तरीके की दवाई से कोई एलर्जी थी या फिर उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड रहा हो हार्ट पेशेंट का, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर दोनों पेशेंट को दोनों एक जैसे तरीके से कैसे कार्डियक अरेस्ट आया। जिसके बाद एक स्टाफ ने खड़े होकर एशले बक्स से पूछा कि हो सकता है जिस और डॉक्टर ने
दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर इन दोनों पेशेंट्स को ट्रीट किया हो, उनसे कोई गलती हुई हो, हमारी यहाँ कोई गलती ना हो। बट एशले बग्स ने कहा कि नहीं, मैंने देख लिया, दोनों ही हॉस्पिटल अलग अलग थे, दोनों की टीम्स अलग अलग थी, जिन टीम्स ने इन दोनों पेशेंट के ऊपर ऑपरेट किया था, दोनों हमारे यहाँ पर आकर ये कार्डियक अरेस्ट उनको आया है, मतलब दिक्कत हमारे सिस्टम के अंदर है। और इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे इक्विपमेंट्स, जितने भी हम ये जो यूज़ करते हैं, हमारा साजो सामान, ये सारा तामझाम चेक करना पड़ेगा। एशले ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि देखो, जितना भी ये सारा सामान है, सारे इक्विपमेंट्स, मैं खुद मेरी पर्सनल विजन के अंदर इस चीज़ को चेक करूँगी, हर एक चीज़ को, छोटे से छोटे इक्विपमेंट को मैं अच्छे से खुद चेक करूँगी। और इन द मेन टाइम जितना बाकी पूरा स्टाफ है वो एक्स्ट्रा अटेंटिव रहेगा अपने अपने पेशेंट्स के लिए, वो वहाँ पर लगे हुए उस किसी भी पेशेंट के साथ जुड़े हुए किसी भी सामान को बहुत अच्छे से बारीकी से देखेगा कि कहीं उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं, या फिर वो कोई भी दवाई किसी पेशेंट को दे रहे हैं वो कोई एक्सपायरी तो नहीं, या फिर वो सॉल्ट कहीं बैन तो नहीं हो गया। इस तरीके की सारे प्रिकॉशंस पूरे स्टाफ को यूज करनी पड़ेंगी। 3 हफ्ते का टाइम बीत चुका था, 22 जून 2022 का दिन आ चुका था, और पिछले 3 हफ्तों से हर दिन, लिटरली हर दिन एशले सुबह आती, पूरे सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर घूम घूम कर अच्छे तरीके से अपनी जांच करती, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से उठापटक करके देखती, बट उसको अभी तक कोई कॉज नहीं मिला। सो 22 जून 2022 के दिन भी वो सबसे पहले आते ही अपना इस सर्जिकल सेंटर के अंदर वो सीधा मेडिसिन रूम के अंदर गई, और इस मेडिसिन रूम के अंदर पहुंचते ही उसने अपने बैग से एक लिस्ट निकाली। असल में लिस्ट एशले अपने घर से ही प्रिपेयर करके लाई थी, और इस लिस्ट के अंदर उन सभी दवाइयों का नाम लिखा हुआ था जो कि सरकार ने या तो बैन कर दी थी, या फिर ये जो दवाइयां कंपनी बना रही थी, इन सभी दवाइयों को कंपनी ने अपने पास वापस बुला लिया था। सो इन शॉर्ट, ये सारी दवाइयां जो उसके पर्चे पर लिखी हुई थी, इनका यूज उनको नहीं करना था। सो उसने अपने वो लिस्ट अपने सामने रखी, एक एक दवाई जो उनके मेडिसिन रूम के अंदर उन रैक्स के ऊपर रखी हुई थी, उस दवाइयों को उठा उठा कर वो देखने लगी कि कहीं हम कोई ऐसी दवाई तो यूज नहीं कर रहे जो पेशेंट्स को नुकसान पहुंचा रही हो, उनके दिल को नुकसान पहुंचा रही हो। तकरीबन 3 घंटे से भी ज़्यादा इस कमरे के अंदर बिताने के बाद एशले को एक भी ऐसी दवाई नहीं मिली जो उसकी लिस्ट के अंदर हो, या फिर उनका सर्जिकल सेंटर ये यूज़ कर रहा हो किसी भी पेशेंट के ऊपर, एक भी ऐसी दवाई नहीं थी। एशले को अंदर से तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसी कोई भी दवाई यूज़ नहीं कर रहे जो सरकार ने बैन कर रखी हो, या फिर कंपनी ने बनानी बंद कर दी हो, या फिर वो साल्ट हानिकारक हो, या फिर हमारे पास कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो एक्सपायर्ड हो चुकी हो। सब कुछ प्रॉपर ओके है, बट फिर भी वो 2 कार्डियक अरेस्ट आना। अब क्योंकि उन दोनों ही इंसिडेंट्स को हुए 3 हफ्ते बीत चुके थे, एशले अब तक शांत हो चुकी थी, और ये उसका फाइनल डे होने वाला था पूरे इंस्पेक्शन का। पिछले 3 हफ्तों में उसने पूरे सर्जिकल केयर सेंटर की हर एक इक्विपमेंट को छान मारा, हर एक दवाई देख ली, हर एक पेशेंट से बात कर ली, हर एक SOP फॉलो कर ली, बट उसको कुछ भी नहीं मिला। अब क्योंकि 3 हफ्ते बीत चुके थे, तो एशले को भी लगने लगा कि जो भी यहाँ कुछ हुआ था, वो 2 कार्डियक अरेस्ट आए थे, वो एक कोइंसिडेंस हो सकते हैं, हो सकता है भगवान ने उनकी किस्मत में यही लिख रखा हो। सो एशले ने वापस वो अपनी लिस्ट अपने बैग में रखी, इस कमरे से बाहर निकली। अब क्योंकि उसको भूख लग चुकी थी, दोपहर का टाइम हो चुका था, सो उसने अपना लंच बॉक्स, जो कि उसने आते ही लॉकर में रख दिया था, उस लॉकर में से अपना लंच बॉक्स निकाला, सीधा स्टाफ रूम में गई, और इससे पहले कि वो स्टाफ रूम में अपना लंच करना शुरू करती, इतने में ही अंदर एंटर होते ही उसने देखा कि स्टाफ रूम के अंदर तो पहले ही बहुत भीड़ सी लगी हुई है। सारा ये जो स्टाफ था उनका सर्जिकल केयर सेंटर का, वो एक ग्रुप बनाकर खड़ा हुआ है, और उनमें से कुछ तो बहुत बहुत ज़्यादा उदास हैं और एक दूसरे को शांत करवा रहे हैं। सो एशले अंदर गई, उस ग्रुप से बात करने लगी कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, क्या हुआ। तो उन स्टाफ वालों ने बताया कि हमारी एक स्टाफ डॉक्टर मेलानी कास्पर, उसको कार्डियक अरेस्ट आया था, और ना सिर्फ उसको कार्डियक अरेस्ट आया था बल्कि डॉक्टर मेलानी कास्पर की मौत भी हो चुकी है उसके घर पर ही। जैसे ये बात एशले ने सुनी, उसने तुरंत अपना वो लंच बॉक्स साइड में रखा और डिटेल्स जानने लगी पूरे ग्रुप से कि डिटेल में बताओ क्या हुआ। स्टाफ ने बताया कि अभी अभी हमारी मेलानी कास्पर के हस्बैंड से बात हुई थी। उन हस्बैंड ने बताया कि कल रात को जैसे वो अपनी जॉब से घर पर वापस आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बट मेलानी कास्पर ने दरवाजा नहीं खोला, और काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद अंदर से कोई भी जब जवाब नहीं आया, तो तुरंत उनके हस्बैंड ने 911 डायल किया। मौके पर पुलिस वाले पहुंचे, और पुलिस वालों के साथ मिलकर उन्होंने अपने ही घर का दरवाजा तोड़ा, अंदर गए, और बीच लिविंग हॉल के अंदर ही काउच के ऊपर मेलानी कास्पर की लाश पड़ी हुई थी। जब पैरामेडिक्स की टीम वहां पर पहुंची, उन्होंने आकर मेलानी कास्पर का चेकअप किया, बट तब तक मौत हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। इनफैक्ट मेलानी कास्पर की बॉडी भी पूरे तरीके से नीली पड़ चुकी थी। एशले बग्स ने जैसे ये बातें सुनी, उसको विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि मेलानी कास्पर एशले की बहुत बहुत अच्छी दोस्त। मेलानी की उम्र अभी सिर्फ 50 साल के आसपास की ही थी। वो पूरे तरीके से फिट, खुद वो डॉक्टर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो कि इसी सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर काम कर रही थी, बट उसके साथ ऐसा कुछ हो जाना ये सच में
आउट ऑफ द बॉक्स था। एशले ने पूरे ग्रुप से कहा कि पिछले कुछ दिनों में जब मेरी मेलानी कास्पर से बात हुई थी तो वो ये तो कह रही थी कि उसको थोड़ा सा बीमार फील हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, बट मुझे नहीं पता था कि उसकी ये बातें इतनी ज़्यादा सीरियस हैं कि उसकी मौत ही हो जाएगी, वरना मैं इससे पहले ही कुछ ना कुछ उसके लिए ज़रूर एक्शन ले लेती। खैर, अब क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी, एशले ने पूरे स्टाफ को कहा कि एज पर रूल्स हमें हमारी कलीग वर्कर के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। सो सभी ने अपने अपने हाथ नीचे किए और सभी ने मेलानी कास्पर के लिए 2 मिनट का मौन रखा, जिसके बाद पूरा स्टाफ अपने अपनी ड्यूटीज़ पर जा चुका था, अपने अपने पेशेंट पर जा चुका था। बट खाना खाते खाते एशले बग्स सोच रही थी कि आखिर मेलानी कास्पर के साथ क्या हुआ होगा, वो भी एक परफेक्ट डॉक्टर जिसको दवाइयों की बहुत बहुत अच्छे से नॉलेज, उसके साथ ये सब कुछ हो जाना सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। इसके 5 दिनों बाद यानी कि 27 जून 2022 के दिन एज पर डेली रूटीन एशले बग्स अपने ऑफिस के अंदर बैठकर अपना डेली रूटीन का काम कर रही थी। बट तभी एशले को आवाज़ सुनी कि कोई है जो बहुत तेज़ी से भागते हुए उसके ऑफिस की तरफ आ रहा है, और बिना कुछ नॉक किए उस पर्सन ने एशले बग्स के ऑफिस का दरवाज़ा खोला, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मैटसन ही थे, यहाँ के सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। जैसे ही मैटसन ने दरवाज़ा खोला, एशले बग्स तुरंत खड़ी हो गई, पूछने लगी कि हाँ जी बताइए डॉक्टर क्या हुआ। मैटसन ने कहा कि मैम ये चीज़ दोबारा हो रही है, कार्डियक अरेस्ट दोबारा आ रहा है। अब जैसी ये बात एशले ने सुनी, एशले ने तुरंत अपनी चेयर को पीछे की तरफ किया, मैटसन की तरफ भागी। मैटसन और एशले दोनों नीचे की तरफ भागे। अब वो जो कॉरिडोर था जहाँ सामने वो ऑपरेशन रूम, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ डॉक्टर्स जो कर रहे थे क्लियरली बाहर दिख रहा था उस कॉरिडोर के अंदर। और जब एशले और मैटसन भागते हुए उस कॉरिडोर से सामने ऑपरेशन रूम की तरफ जा रहे थे, तब एशले ने देखा कि सामने मौजूद ऑपरेशन थिएटर के अंदर टेबल पर एक पेशेंट लेटा हुआ है, और उस पेशेंट के ऊपर 2 डॉक्टर्स, 2 सीनियर डॉक्टर उनके स्टाफ के बहुत ज़ोर ज़ोर से CPR दे रहे हैं, और एक बहुत ही तेज बीप बज रही है मॉनिटर के अंदर जो साइड में लगा होता है, जिसके अंदर वो पल्स वगैरह, BP और SpO2, हमारे ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन, वो सारे चलता रहता है, आपने देखा होगा ज़रूर। वो मॉनिटर एक फ्लैट लाइन दिखा रहा है, मतलब पेशेंट के दिल की धड़कन रुक चुकी है। इन शॉर्ट पेशेंट मर चुका है। एशले और मैटसन दोनों भागते हुए सीधा उस ऑपरेशन रूम के अंदर गए, डॉक्टर से पूछने लगे कि हाँ जी बताओ क्या हुआ इसके साथ। बट वो दोनों ही डॉक्टर्स कुछ भी बताने के लिए अभी सक्षम नहीं थे। उन्होंने जस्ट जोर जोर से उसके दिल को दबाना जारी रखा। वो किसी तरीके से चाह रहे थे कि कुछ भी करके पेशेंट मरे ना, इसके दिल की धड़कन वापस आ जाए। तभी एशले का ध्यान नीचे लेटे हुए इस पेशेंट के ऊपर गया, जो कि एक एल्डरली पेशेंट, बेचारा वो बुजुर्ग नीचे लेटा हुआ था। और जैसे ही एशले ने उसके बॉडी की तरफ देखा, वो क्लियरली समझ चुकी थी कि बिल्कुल सेम पैटर्न है। अगेन इस पेशेंट की बॉडी नीली पड़ चुकी है और इसके मुंह से भी हल्के हल्के झाग निकल रहे हैं। बट यहाँ सीरियस बात यह थी कि इस पेशेंट का दिल का धड़कन रुक चुकी है, मतलब वो मर चुका है। अब अगर ये जिंदा होता है या फिर हम किसी तरीके से इसके दिल को दोबारा पंप कर पाएं तो एक चमत्कार ही होगा कि वो दोबारा से रिकवर कर जाए। इतने में ही एशले का ध्यान पीछे की तरफ गया, क्योंकि 2 पैरामेडिक्स के स्टाफ, जिनको पहले ही सेंटर के स्टाफ ने फोन कर दिया था एम्बुलेंस वालों को, वो 2 पैरामेडिक्स के स्टाफ एक बड़ा सारा स्ट्रेचर लेकर भागते हुए सीधा इस ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ रहे हैं। एशले ने तुरंत अपना रास्ता बनाया, उनको जगह दी आने के लिए। बट इससे पहले कि वो उस पेशेंट को अपने स्ट्रेचर के ऊपर शिफ्ट कर पाते, वो दोनों डॉक्टर्स जो उस पेशेंट को CPR दे रहे थे, उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हमें थोड़ी सी कोशिश करने दो। उन्होंने और जोर जोर से कंप्रेशन देने शुरू कर दिए और चमत्कारिक रूप से उस एल्डरली पेशेंट की धड़कनें वापस आ चुकी थी। जी हाँ, मॉनिटर के अंदर वापस वो जो फ्लैट लाइन हो चुकी थी उसके ऊपर एकदम से बीट्स बनी, और ना सिर्फ बीट्स बनी बल्कि अब वो पेशेंट सांस भी ले रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक मेडिकल इमरजेंसी से बाहर हो चुका हो। अभी भी यहाँ दिक्कत मौजूद थी। तो जैसे ही उस पर्सन की हार्ट बीट वापस आई, तुरंत उन दोनों डॉक्टर्स ने प्रेस करते करते ही उसको दूसरे स्ट्रेचर के ऊपर शिफ्ट किया, और वो दोनों डॉक्टर्स उसको प्रेस करते करते ही पैरामेडिक्स की टीम के साथ उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर गए, उसको एम्बुलेंस में लोड किया, नज़दीकी हार्ट हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ उसका इलाज चलना था। बट एशले को अच्छे से पता था कि अगर एक बार पेशेंट की बीट्स रुक जाए तो उसके दिल को जो नुकसान होना होता है वो हो चुका था, और ये नुकसान इरिवर्सिबल है। मतलब अगर उसके दिल को कुछ हो गया, अंदर से उसने काम करना बंद कर दिया था, अगर कुछ टाइम के लिए भी वो रुका, उसको खून नहीं मिला, तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा और इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। उस पेशेंट के जाने के बाद एशले ने डॉक्टर मैटसन की तरफ देखा, जो कि अब उनके सामने ही खड़े थे। उनकी तरफ बहुत शॉक्ड निगाहों से देखते हुए एशले ने पूछा कि मैटसन, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ चल क्या रहा है? सडन कार्डियक अरेस्ट आना ये 3रा इंसिडेंट हो चुका है और हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। अगर ये कोई दवाइयाँ हैं
तो वो भी हमने चेक कर ली। अगर ये कोई हमारा फॉल्टी इक्विपमेंट है तो वो भी हमने चेक कर लिया। सभी एज पर रूल्स, एज पर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर सभी सही काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ दिक्कत क्या है? डॉक्टर मैटसन, जिसको कोई आइडिया नहीं, उसने बस अपने हाथ ऊपर किए और कहा कि नहीं मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये चीज़ सच में बहुत सीरियस भी है। बट एशले अब अंदर ही अंदर इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से डिटर्मेंट हो चुकी थी कि हो ना हो, मुझे इसका कारण पता लगाना ही है। मुझे इस सर्जिकल केयर सेंटर की जो रेपुटेशन है उसको मिट्टी में नहीं मिलाना। मुझे इसकी कोर तक जाना है कि आखिर यहाँ क्या भसड़ है, कैसे पेशेंट्स को अचानक कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। आने वाले अगले 2 महीनों तक एशले ने अपने अंडर काम करने वाले पूरे स्टाफ को एब्सोल्युटली एक एक करके उनके ऊपर नज़र बनाकर रखी कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो अपना स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहे, किसी के माइंड में कुछ चल तो नहीं रहा। बट इन 2 महीनों में देखने के बाद भी कोई भी फॉल्ट नहीं मिला। मतलब साफ था कि इक्विपमेंट भी सही है, दवाइयाँ भी सही हैं, लोग भी सही हैं जो सारा कुछ काम कर रहे हैं, किसी भी स्टाफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी कार्डियक अरेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि 3 अलग अलग कार्डियक अरेस्ट इस सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर जुलाई के अंदर आए और 4 अगस्त के महीने में आ चुके थे। मतलब 4 और 3 7 और पिछले वो 3 टोटल अब 10 कार्डियक अरेस्ट मौके पर मौजूद थे पिछले 2-3 महीनों के अंदर, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही ये कोइंसिडेंस था। बेशक ये जो 10 टोटल कार्डियक अरेस्ट आए थे, इनके अंदर कोई मरा तो नहीं, सिर्फ एक वो बेचारी डॉक्टर मेलोनी कैस्पर, जो कि यहीं स्टाफ थी, यहीं काम कर रही थी, उनकी मौत हो चुकी थी कार्डियक अरेस्ट से। बट ये जो 10 कार्डियक अरेस्ट आए थे, ये मरने की कगार पर थे। अगर इनको टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता तो ये 10 के 10 लाश बन जाते। लेकिन इस कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो इनके दिल के ऊपर जो डैमेज हुई होगी अंदर, वो इरिवर्सिबल थी। उसका कोई भी तोड़ नहीं, उसकी कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती। मतलब ये 10 के 10 लोग अब परमानेंटली हार्ट पेशेंट बन चुके थे। दिन आ चुका था 24 अगस्त 2022 का, और इस दिन 2 चीजें बहुत तेजी से हुई डॉक्टर एशले बक्स के साथ। जी हाँ, एशले बक्स के पास सुबह सुबह ही वहीं के एक लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का फोन आया, और फोन उठाते ही उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि एशले, जो आपकी कलीग मरी थी उनके घर के अंदर, डॉक्टर कैस्पर मेलोनी, उनकी ऑटोप्सी की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि डॉक्टर कैस्पर मेलोनी का जो हार्ट अटैक आया था, या फिर जो उनको वो कार्डियक अरेस्ट आया था, वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था। असल में जिस वजह से डॉक्टर कैस्पर मेलोनी की मौत हुई वो थी एक दवाई, और उस दवाई की बहुत ज्यादा ओवरडोज कैस्पर मेलोनी की बॉडी में मिली थी जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर्स ने डॉक्टर कैस्पर मेलोनी का, और वो दवाई थी ब्यूपीविकेन। अब जैसे ही एशले ने ब्यूपीविकेन का नाम सुना, वो समझ चुकी थी कि ये दवाई क्या है और ये क्या कर सकती है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ब्यूपीविकेन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट वाले डॉक्टर्स यूज करते हैं किसी भी मरीज को सुन करने के लिए या उसको बेहोश करने के लिए। लेकिन एशले ने जैसे ब्यूपीविकेन का नाम सुना, उसको ये समझ नहीं आया कि आज तक पूरे हॉस्पिटल में उसके किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि कोई ब्यूपीविकेन का गलत यूज कर रहा हो, या फिर किसी पेशेंट को दी गई हो, या फिर किसी स्टाफ ने ली हो। असल में ये कोई नशा नहीं करती, लाइक कोकेन या फिर ये जो मॉर्फिन वगैरह होती है, इस तरीके से नशा नहीं करती ब्यूपीविकेन, बल्कि ये तो बेहोशी लाती है। ये नमनेस होती है जो सुन कर देते हैं पूरे शरीर को, ऐसा कुछ करती है। सो एशले ने पुलिस वाले को फोन पर कहा कि ब्यूपीविकेन से मरना डॉक्टर कैस्पर मेलोनी का ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो खुद एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, उसको अच्छे से पता है कि ब्यूपीविकेन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से उसके शरीर के अंदर क्या हो सकता है। सो जानबूझकर तो वो अपने आप नहीं लेगी, अनटिल एंड अनलेस वो नशा ना करती हो इस चीज़ का, क्योंकि इसमें कुछ खास नशा होता भी नहीं है, तो बस बेहोशी करती है। लेकिन डॉक्टर कैस्पर मेलोनी वो ये दवाई लेगी ही क्यों? खैर, पुलिस वाले ने कहा कि एशले, मुझे लगता था कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, सो मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी। अब आप आगे देखिएगा इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। ये बोलकर उस ऑफिसर ने फ़ोन रखा। अब एशले वो सोच में पड़ चुकी थी कि आखिर डॉक्टर कैस्पर मेलोनी के शरीर में ब्यूपीविकेन आई कहाँ से। अब बेशक उनके सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर ब्यूपीविकेन बहुत यूज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया ही दिया जाता है इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ ब्यूपीविकेन बहुत यूज़ होती है अलग अलग पेशेंट्स के ऊपर। लेकिन डॉक्टर कैस्पर मेलोनी ने ये क्यों ली, सोचने वाली बात थी। सो एशले बक्स अपनी चेयर से उठी, अपने ऑफिस से बाहर निकली,
लेकिन जिस मोमेंट पर वो बाहर निकली दूसरी चीज़ हुई। जी हाँ, उसको नीचे से, उसका ऑफिस क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर था, ग्राउंड फ्लोर से बहुत ही ज़्यादा भसड़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई लोग भाग रहे हो, इधर उधर चिल्ला रहे हो। सो एशले बग्स तुरंत नीचे सीढ़ियाँ घूमते हुए नीचे की तरफ आई, और नीचे जैसे उसने सामने कॉरिडोर में मौजूद अपना ऑपरेशन रूम देखा तो वो समझ चुकी थी कि यहाँ क्या हो रहा है। जी हाँ, नर्सिस भाग रही हैं, डॉक्टर्स भाग रहे हैं और हर जगह हड़कंप सा मचा हुआ है। एशले उन सबको चीरती हुई सीधा हॉस्पिटल के उस ऑपरेशन थिएटर रूम में गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि टेबल के ऊपर एक 18 साल का लड़का आया हुआ है, और ये लड़का असल में साइनस सर्जरी के लिए आया था। अब साइनस सर्जरी जहाँ तक मुझे पता है वो शायद से मुंह पर की जाती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो उस चीज़ को प्लीज़ कंफर्म करिएगा। गालों पर की जाती है जो उसका इलाज होता है, मेरे को पक्का नहीं पता, मैं पक्का नहीं बोल रहा। सो वो लड़का साइनस सर्जरी के लिए आया हुआ था और उसको सुन करना था, और सुन करने के लिए ही पहले वो यहाँ आया था। बट इन द मीन टाइम, जिस टाइम पर उसको एनेस्थीसिया दिया गया होगा, उसी टाइम पर बेचारे उस 18 साल के लड़के को कार्डियक अरेस्ट आया, और एज पर अदर इंसिडेंट्स उस लड़के की बॉडी भी डार्क नीली पड़ती जा रही थी। अब जैसे ये चीज़ एशले ने देखी, उस ऑपरेशन थिएटर में पहुंचकर जो नर्सिस इधर उधर भाग रही थी अलग अलग इक्विपमेंट्स लाने के लिए, 2 अलग अलग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बहुत ज़ोर ज़ोर से CPR दे रहे थे उस 18 साल के लड़के को। दूसरे डॉक्टर्स ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा रहे थे, कुछ उसका BP कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब दिक्कत बड़ी थी। जल्दी उस लड़के के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। वही तो पैरामेडिक्स की टीम वाले स्ट्रेचर लेकर भागकर सीधा इस ऑपरेशन थिएटर में आए, लड़के को उस स्ट्रेचर के ऊपर शिफ्ट किया। उसके साथ 2 डॉक्टर्स सीधा उस एम्बुलेंस में बैठकर नज़दीकी हॉस्पिटल में गए, हार्ट हॉस्पिटल में, उस लड़के को भर्ती करवाने के लिए। बट इस मोमेंट पर एशले ने जो आसपास का स्टाफ खड़ा था उन सबको कहा कि यहीं रुक जाओ, कोई भी इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी सामान यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मुझे एक एक सामान, अभी यहाँ पर कुछ कांड हुआ है और एक एक सामान मुझे यहाँ पर चेक करना है। सो जल्दी ही एशले ने सारे पहले एम्प्लॉयज़ की तलाशी ली जो वहाँ पर खड़े थे, नर्सिस थे, जो डॉक्टर्स थे, उनकी तलाशी ली। उनके पास कुछ नहीं मिला। एक एक इक्विपमेंट्स जो यूज़ हुआ था अभी अभी उस लड़के के ऊपर, वो सारे इक्विपमेंट्स देखे, बट सभी नॉर्मल, उनके अंदर भी कुछ नहीं मिला। जो ड्रग्स उस लड़के को दी गई थी, जो दवाइयाँ दी गई थी, उन दवाइयों को उठा कर देखा, पलट कर देखा, अंदर से खोल कर देखा, बट वो दवाइयाँ भी सारी नॉर्मल, उनके अंदर भी कुछ स्पेशल नहीं था। सारी चीज़ें देखने के बाद एशले का फाइनल ध्यान इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद एकमात्र उस डस्टबिन के अंदर गया जिसके अंदर वो सारी चीज़ें डंप की गई थी। तो एशले तुरंत भागकर उस डस्टबिन पर गई, उसको उठाया, उसका ढक्कन खोलकर सारी चीज़ें नीचे फर्श पर ही गिरा दी उसने, और एक एक चीज़ उठा कर देखने लगी। और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी चीज़ आई जिसको देखकर एशले इतनी ज़्यादा शॉक्ड और इतनी ज़्यादा गुस्से में, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, कोई ये काम कैसे कर सकता है। सो जो चीज़ उसको हाथ में वो मिली थी, उसने बिना किसी को कुछ बोले, जो भी स्टाफ वहाँ पर खड़ा था, उसने किसी को कुछ नहीं बोला, उस चीज़ को जस्ट अपने पास लिया, इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर गई अपने ऑफिस के अंदर और सीधा पुलिस वालों को फ़ोन किया। कुछ देर बाद पुलिस वालों की गाड़ियाँ चाँव चाँव करते हुए इस हॉस्पिटल में पहुँची। 2 पुलिस वाले चढ़कर सीधा एशले के ऑफिस में गए, उसका दरवाजा खटखटाया। एशले ने दोनों पुलिस वालों का वेलकम किया और आते ही सीधा उनके हाथ में वो जो चीज़ नीचे डस्टबिन से निकाल कर लाई थी, सीधा उन पुलिस वालों के हाथों में रखी। और जिस मोमेंट पर पुलिस वालों ने उस चीज़ को देखा उलट पुलट कर, तो वो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है और ये चीज़ सच में बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है। गर्मी बहुत है यार, 43 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का हरियाणा में। सो उम्मीद लगा सकते हैं, ना ही AC, ना ही कूलर, ना ही पंखा, सब कुछ बंद करके रिकॉर्डिंग होती है। पीछे पसीना आ जाता है बहुत। पुलिस वालों ने चीज़ एशले से वो हैंड ओवर ली, अपने एविडेंस बैग के अंदर डाली। पुलिस वालों के साथ एशले खुद नीचे ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर आई और पुलिस वालों ने जो भी नीचे सामान पड़ा हुआ था उनकी भी अच्छे से जांच करी। इन द मेन टाइम दूसरा पुलिस ऑफिसर सीधा जाकर सिक्योरिटी रूम में गया और जो CCTV लगे हुए थे उन CCTVs को देखने लगा, क्योंकि अब उनको एक स्पेसिफिक चीज़ देखनी थी कि ये चीज़ इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर आई कैसे। और इसके बाद एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। बेशक ये सारा जो काम हुआ वो तो आप रजिस्टर कर लेंगे अपने माइंड के अंदर, बट ये चीज़ क्यों हुई, इस चीज़ को जानकर
आपके दिल दहल जाएगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पुलिस वालों ने पिछले हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू करी और 19 अगस्त की फुटेज के अंदर उनको कुछ अजीब दिखा। जी हाँ, 19 अगस्त की इस फुटेज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हॉलवे की फुटेज है और इस हॉलवे के राइट साइड में एक डिवाइस सी पड़ी है, एक मशीन सी पड़ी है जिसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और इसमें पीछे से एक एम्प्लॉई जो यहीं काम करता है सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर, वो अपने हाथ में कुछ पेपर्स लेकर आता है और आते आते वो इस मशीन के पास रुका। उसने इसका नीचे वाला दरवाजा खोला, कुछ चीज़ अंदर रखी और अंदर से कुछ चीज़ बाहर निकाल कर वापस अपने हाथ में रखी और यहाँ से निकल गया। असल में इस एम्प्लॉई ने एक सैलीन आईवी बैग, आपने देखा होगा कि बहुत सारी तो हॉस्पिटल्स में वो बॉटल्स यूज़ की जाती हैं जिसके बाद वो आईवी सेट लगाया जाता है, वो उस बॉटल के अंदर खोप कर और फिर वो एक एक ड्रॉप उसकी पाइप से बॉडी के अंदर पंप की जाती है। बट कुछ हाईटेक मेडिकल सेंटर्स के अंदर आईवी सैलिन बैग्स आते हैं जिनके अंदर पहले वो ड्रिप लगी होती है और उसके अंदर वो जो नॉर्मल सैलिन होता है या फिर जो डीएनएस एनएस होता है वो पहले से ही उसके अंदर भरा रहता है और सीधा बस उसको निकालो और बॉडी के अंदर पंप कर दो। इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है वो आईवी सेट लगाने का। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये चीज़ यूज़ करते हैं। और जिस टाइम पर इस एम्प्लॉय ने ये काम किया, अपने हाथ में जो सैलिन बैग मौजूद था उसने वो रखा और दूसरा सैलिन बैग उसके अंदर से बाहर निकाला। ये निकाल कर वो यहाँ से चला गया और किसी भी स्टाफ का इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि अभी अभी इसने क्या किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन थी, ऐसा ही कुछ यहाँ करना भी था, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर था। असल में जो मशीन है जो जिसके अंदर ये सारे कुछ रखा हुआ था, बहुत सारे आईवी सैलिन बैग रखे हुए थे, ऊपर इसमें वार्मिंग मशीन, ऊपर मतलब कि इसमें अगर आप कुछ भी सामान रख दोगे तो वो चीज़ गर्म हो जाएगी और नीचे इसमें रेफ्रिजरेटर, नीचे अगर आप कुछ भी सामान रखोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि हम कभी भी ब्लड लेकर आते हैं किसी ब्लड बैंक से तो वो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ठंडा कि उसके बाहर पानी भी जम जाता है अगर आप उसको हवा में रखेंगे। बट आप जैसे ही वो ब्लड लेकर हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो डायरेक्ट आप उसी ब्लड को अपने बॉडी के अंदर नहीं चढ़वा सकते, उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लाना होगा जो कि रूम टेम्परेचर है या फिर हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है 36-37 डिग्री के आसपास, उसको लाना होगा। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, उस ब्लड बैग को या तो अपने कपड़ों में लपेट लेंगे ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर उसका आ जाए, या फिर उसको किसी वार्मिंग मशीन के अंदर रख देंगे, किसी हीटर के अंदर रख देंगे ताकि वो जल्दी से नॉर्मल हो जाए उसका टेम्परेचर। और ऐसा ही कुछ करने के लिए और ऐसा ही कुछ बहुत सारी दवाइयों में भी किया जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ठंडी रखी जाती हैं लेकिन उनको देने के टाइम पर उनका टेम्परेचर नॉर्मल किया जाता है, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको गर्म रखा जाता है बट देने के टाइम पर उनको जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। और ऐसे ही कुछ आईवी सैलिन बैग्स होते हैं जिनके अंदर प्री मिक्स्ड दवाइयाँ होती हैं जो पहले से ही उन एनएस और डीएनएस के अंदर मिलाकर रखा जाता है। एनएस डीएनएस आपको पता होगा, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बड़ी सी बॉटल एनएस की या फिर डीएनएस की, जिसको आप आमतौर पर ग्लूकोज बोलते हैं, वो ग्लूकोज से हटकर कुछ होता है। एनएस मतलब नॉर्मल सैलिन, मतलब कि नमक का पानी आप उसको कह सकते हैं। तो एनएस और डीएनएस के वो बैग्स आते हैं जिनके अंदर प्री मिक्स्ड दवाइयाँ पहले से ही रखी जाती हैं। अब क्योंकि ये जो पूरी बिल्डिंग थी यहाँ एनेस्थीसिया का काम चलता था, मतलब कि लोगों को, पेशेंट्स को बेहोश करने का काम चलता था, इसीलिए प्री मिक्स्ड कुछ दवाइयाँ पहले से ही इन आईवी बैग्स के अंदर लाकर रखी जाती। और जब भी कोई पेशेंट आता जिसको बेहोश करना होता या फिर ये दवाइयाँ चढ़ानी होती तो तुरंत एक स्टाफ जाकर इस मशीन से, अगर उसको ठंडी चाहिए तो ठंडे वाले रेफ्रिजरेटर से निकाल कर सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता और वो ड्रिप लग जाती और वो दवाई किसी भी पेशेंट के अंदर पहुंच जाती। ऐसी मशीन्स के अंदर कई कई दर्जन बैग्स एक साथ रखे जाते हैं क्योंकि क्या पता कब कितनों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए बैकअप बनाकर रखो हमेशा। और जब इनके अंदर माल खत्म हो जाता है तो अलग से एम्प्लॉय लाकर और भरकर इसके अंदर रख देते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने इस फुटेज को बार बार देखा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस एम्प्लॉय ने, जिसने अभी आकर ये इसका दरवाजा खोला था, उसके हाथ में ना सिर्फ पेपर्स थे बल्कि उसके पास एक आईवी सैलिन बैग भी था। उसने वो बैग इस फ्रिज के अंदर रखा और उसमें से एक और बैग निकाल लिया, अपने वाला बैग रखा, दूसरा बैग निकाल लिया और उसको वहां से लेकर चला गया। ये भी दिक्कत नहीं थी, ये आमतौर पर प्रोसीजर है वहां का करने का। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि ये जो आदमी ये सब कुछ कर रहा था, ये सारा काम करने के लिए ये अलाउड ही नहीं था। इसका कोई मतलब नहीं है फ्रिज में जाकर इसको खोलने की या फिर इसमें से आईवी बैग बदलने की या फिर इसका स्टॉक मेंटेन करने की। ये सब काम करने के लिए हॉस्पिटल वालों ने अलग से बंदे रखे हुए थे, अलग से स्टाफ रखा हुआ था। इस इंसिडेंट के तकरीबन 30 मिनटों बाद एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, सीधा इस रेफ्रिजरेटर के पास आई, उसने इसका नीचे वाला दरवाजा खोला, अंदर से एक बैग निकाला, दरवाजा वापस बंद किया और उस बैग, आईवी बैग को लेकर सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई।
और उसके कुछ ही मिनटों बाद उस नर्स का पेशेंट सीधा कार्डियक अरेस्ट के अंदर जा चुका था। इसका मतलब साफ ये था कि उस नर्स ने रेफ्रिजरेटर जब खोला और अंदर से जो बैग निकाला, आईवी बैग निकाला, वो वाला बैग था जो कि तकरीबन आधे घंटे पहले उस आदमी ने रखा था चुपके से। वो आदमी बदल कर गया था इस आईवी बैग को और आधे घंटे बाद इस नर्स ने आकर वो बैग निकाल लिया और सीधा उस पेशेंट को चढ़ा दिया, जिसके बाद वो कार्डियक अरेस्ट में गया। लेकिन इन सब के बारे में उस नर्स को कुछ नहीं पता कि अभी अभी इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तो अपना प्रोसीजर फॉलो कर रही थी। और उसके कुछ दिनों बाद जब एशले फाइनली इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, उस दिन जब कार्डियक अरेस्ट आया था उस 18 साल के लड़के को, उस दिन वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि आज तो मैं इस चीज़ का पता करके ही रहूँगी। इसलिए उसने पूरे स्टाफ को उसी टाइम ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाने से मना किया ताकि वो उनकी चेकिंग कर सके। सारे इक्विपमेंट्स को चेक किया, ऑपरेशन टेबल को चेक किया, सारी दवाइयों को चेक किया, सब कुछ परफेक्ट। और फाइनली उसको जाकर डस्टबिन में हाथ मारना पड़ा। डस्टबिन के सामान को चेक किया और तब उसको एक वो आईवी बैग मिला, जिसको देखते ही वो समझ गई कि यहाँ तो दिक्कत है। क्योंकि उस आईवी बैग को टेम्पर किया गया था। उस आईवी बैग के ऊपर एक छोटा सा छेद था, वो लीक था। मतलब किसी ने इस आईवी बैग को यूज करने से पहले इसके अंदर कुछ चीज मिलाई है, सिरिंज से इंजेक्शन लगाया है, कुछ चीज है जो डाली गई है। एशले ने तुरंत उस आईवी बैग को पुलिस वालों के हाथ हैंड ओवर किया और पुलिस वालों ने जब उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाया अलग डॉक्टर से, तो उनको उस आईवी बैग के अंदर ना सिर्फ ब्यूपीविकेन की हाई डोजेस मिली, बल्कि उसके अलावा 2 और दवाइयां थी जिनको अगर मिला दिया जाए तो लिटरली ये चीज एक बॉम्ब बन जाएगी। ये चीज किसी के दिल को भी रोकने के लिए काफी है और किसी को कुछ इसके बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। जी हाँ, पहली चीज ब्यूपीविकेन, दूसरी चीज लाइडोलिन और तीसरी चीज एपेनेफ्रिन जो कि एक प्योर एड्रेनलिन है, जिसमें से तीसरी चीज आइडोलिन। ये एनेस्थीसिया की एक ड्रग है जो कि दी जाती है किसी भी पेशेंट को बेहोश करने के लिए। जी हाँ, इस आईवी बैग के अंदर इन तीनों ही दवाइयों की मात्रा इतनी ज्यादा थी, मेनली ब्यूपीविकेन की, और यही ब्यूपीविकेन बेचारी डॉक्टर मेलोनी कास्पर के शरीर के अंदर गई थी और उससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसको भी घर पर रहते रहते कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन उसकी वहां पर देखभाल करने वाला उस टाइम पर कोई नहीं था। असल में डॉक्टर मेलोनी कास्पर अपने मौत से कुछ दिनों पहले से ही अपने शरीर के अंदर थोड़ी वीकनेस फील कर रही थी, डिहाइड्रेटेड फील कर रही थी, और ये चीज उसने एशले बक्स के साथ भी डिस्कस करी थी। एशले ने उसको बहुत सारा पानी पीने के लिए भी कहा था, बट डॉक्टर मेलोनी कास्पर के शरीर की डिहाइड्रेशन दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए डॉक्टर मेलोनी कास्पर ने खुद से अपने शरीर के अंदर थोड़ी दवाइयां पंप करने की सोची, जिससे उसका शरीर को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता और वो जल्दी रिकवर करता। इसलिए बजाय उसने खुद यहाँ हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए इलाज लेने के, उसने सोचा कि क्यों ना वो घर पर जाकर अपना इलाज ले ले, जबकि दवाइयाँ वो यहाँ से ले जाए जाते हुए अपनी जब वो ड्यूटी से जाएगी। सो फाइनली अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके सुबह सुबह जाने से पहले डॉक्टर मेलोनी कास्पर अपने साथ जाते हुए एक ऐसा ही आईवी बैग लेकर गई थी अपने बैग के अंदर डालकर, और जैसे वो घर पहुंची उसने उस आईवी बैग के अंदर पहले कैनोला लगाया और वो कैनोला अपनी नस में लगाकर उस आईवी बैग के अंदर जो मौजूद दवाई थी उसको पंप किया। बट यहाँ दिक्कत ये थी, बेचारी डॉक्टर मेलोनी कास्पर को नहीं पता था कि ये जो आईवी बैग वो अभी अभी उठाकर लाई है अपने हॉस्पिटल से जहाँ वो काम करती है, वो आईवी बैग पहले से टेम्पर्ड किया जा चुका है। पहले से ही उसके अंदर कुछ और मिलाया गया है जो कि अब कुछ ही देर बाद उसको कार्डियक अरेस्ट देने वाला था। सो जैसे ही मेलोनी कास्पर ने वो लगाया होगा और वो दवाइयाँ पंप हुई, उसके कुछ ही देर बाद मेलोनी कास्पर को कार्डियक अरेस्ट आ चुका था। और उस टाइम पर, क्योंकि अब उसके घर में उस टाइम पर कोई नहीं था, रात होते होते उसका पति जब घर पर आया और उसने वो पुलिस वाले बुलाए, दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर गए, तो यहाँ मेलोनी कास्पर अपने ही लिविंग हॉल में अपने ही सोफा के ऊपर डेड पड़ी थी, उसकी पूरी बॉडी नीली हो चुकी थी। सो पुलिस वालों के साथ एशले ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए और सब कुछ पता चल चुका था। अब बारी थी उस पर्सन को सामने लेकर आने की जो ये सारा कुछ कर रहा था। ये पर्सन था इसी हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला एक सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, बट ये डॉक्टर मैटसन नहीं, मुझे पता था आपके माइंड में यही आएगा सबसे पहले। नहीं, डॉक्टर मैटसन नहीं, बल्कि जब सबसे पहली बार डॉक्टर मैटसन के पेशेंट को जो कार्डियक अरेस्ट आया था और उस टाइम पर डॉक्टर मैटसन अपने पेशेंट को बाहर की तरफ लेकर भागे थे, तब डॉक्टर मैटसन ने इसी पर्सन को कहा था कि प्लीज मेरे पेशेंट को फटाफट से CPR दो, वरना ये मर जाएगा कार्डियक अरेस्ट से। और इस पर्सन ने उस पेशेंट को CPR दिया भी, और बाद में जब एम्बुलेंस आई तो ये पर्सन एम्बुलेंस के अंदर बैठकर दूसरे हॉस्पिटल तक भी गया
अपने पेशेंट को शिफ्ट करवाने के लिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जी हाँ, इस आदमी का नाम था डॉक्टर रेनॉल्डो ऑर्टिज। इसकी उम्र तकरीबन 58 साल की, जो कि इस सर्जिकल केयर सेंटर के अंदर तकरीबन पिछले 1 साल से काम कर रहा था। लेकिन इस डॉक्टर ऑर्टिज का पूरा 1 साल सच में बहुत एडवेंचरस रहा है। जी हाँ, इस 1 साल के अंदर ना जाने इस डॉक्टर ऑर्टिज को कितनी बार नोटिस दिए गए, कितनी बार वार्निंग दी गई, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी हमेशा लापरवाही से करता रहा था। और इनफैक्ट 19 मई 2022 को, मतलब कि जब पहला कार्डियक अरेस्ट आया था उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले 19 मई 2022 को भी इसके ऊपर एक और नोटिस आया था, जिसके अंदर इसने 19 मई की सुबह सुबह एक पेशेंट की लगभग सांसें रोक दी थी। जी हाँ, इसने सीधा जाकर उस पेशेंट का जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उस मास्क से ऑक्सीजन ही बंद कर दी। जो पेशेंट बेचारा ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड था, वो मरने वाला था, लिटरली मरने वाला था। और उसके बाद उसने उसकी ऑक्सीजन वापस शुरू कर दी। ये तो किस्मत थी, आसपास और भी स्टाफ मौजूद था जिन्होंने सब कुछ देख लिया कि ये ऑर्टिज ऐसा कुछ कर रहा है, और इन्होंने जाकर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर दी, जिसके बाद ऑर्टिज को शो कॉज नोटिस दिखाया गया। लेकिन अब ये इन नोटिस से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। डॉक्टर ऑर्टिज को अच्छे से पता था कि अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है सीनियर्स के आगे तो उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, और अगर इसका मेडिकल लाइसेंस खत्म हो गया तो वो नौकरी क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसकी ज़िंदगी पटरी से उतर जाएगी। ऑब्वियस सी बात थी। अब आपको यहाँ इस पॉइंट पर लग रहा होगा कि डॉक्टर ऑर्टिज ने इस पूरे हॉस्पिटल से बदला लेने के लिए सब कुछ किया। नहीं, यहाँ भी आप गलत हैं। अब क्योंकि यहाँ 19 तारीख को डॉक्टर ऑर्टिज के पास वो शो कॉज नोटिस आ चुका था, मतलब अब हर किसी का ध्यान डॉक्टर ऑर्टिज के ऊपर था कि आखिर इसकी हरकतें क्या हैं, ये किस पेशेंट को किस तरीके से डील करता है। हर कोई इसके ऊपर ध्यान रख रहा था। अपने तरफ से ये ध्यान हटाने के लिए उसने ये खतरनाक प्लान बनाया कि क्यों सिर्फ मुझे ये नोटिस क्यों मिले, मुझे ये वार्निंग क्यों मिले हमेशा। मैं चाहता हूँ इस पूरे हॉस्पिटल को ही वार्निंग मिले, इस पूरे स्टाफ को वार्निंग मिले जो भी यहाँ पर काम करते हैं, और जो मुझे वार्निंग देते हैं उन तक भी तो वार्निंग पहुंचनी चाहिए। सो इसने एक बहुत ही भयंकर प्लान बनाया। अब क्योंकि डॉक्टर था, इसको दवाइयों की बहुत अच्छी जानकारी, किस दवाई को किसके साथ कितने % में मिलाया जाए कि वो एक बॉम्ब बन जाए, किसी को भी चलते फिरते कार्डियक अरेस्ट दे दे, इसने वही कांड किया। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए इसने ब्यूपीविकेन और बाकी वो दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इसी मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिसिन रूम से चुराया, उसकी दवाइयाँ चुराई, और उनको इंजेक्शन में भर कर वो इंजेक्शन अपने पास रखता हमेशा जेब में। और जब भी इसको मौका लगता, ये एक आईवी बैग उठाकर दूर लेकर जाता और उस आईवी बैग को पंचर करके वो सारी दवाइयाँ उस आईवी बैग के अंदर डालकर चुपके से उस आईवी बैग को किसी पेपर्स के नीचे छुपाकर या फिर किसी और सामान के नीचे छुपाकर इस रेफ्रिजरेटर के पास लेकर आता, दरवाजा खोलता, अपने वाला आईवी बैग यहाँ रख देता और एक दूसरा आईवी बैग यहाँ से निकाल लेता, ताकि किसी को शक ना हो कि इसने यहाँ पर कोई आईवी बैग रखा है। इसके हाथ में आईवी बैग होना नॉर्मल है, लेकिन ये चेंज करना नॉर्मल नहीं था। तकरीबन 11 बार इस डॉक्टर ऑर्टिज ने आईवी बैग्स को चेंज किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि इस हॉस्पिटल के स्टाफ को पूरे को वार्निंग मिलेगी, ये हॉस्पिटल खबरों में आ जाएगा और ये इसके ऊपर जो मुसीबत आई हुई है, मतलब ये वो 19 मई वाली मुसीबत जिसमें इसकी जांच की जानी थी, उनसे ध्यान हट जाएगा सभी का, सभी इस कार्डियक अरेस्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसीलिए इसने सबसे पहला बैग 19 मई 2022 को ही टेम्पर कर दिया था। और बेचारी डॉक्टर मेलोनी कास्पर, जिसको कोई आइडिया नहीं था, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे एक आईवी बैग अपने साथ ले गई ताकि वो अपने खुद शरीर को हाइड्रेट कर सके, लेकिन उसके अंदर पहले से ही अलग अलग दवाइयाँ मिलाई जा चुकी थी जो कि अब उसका मौत का कारण बनने वाली थी। बेशक डॉक्टर मेलोनी कास्पर के अलावा यहाँ किसी और मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन उनको एक परमानेंट डैमेज मिला अपने दिल के अंदर, जो कि इरिवर्सिबल है, वो कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। आने वाली उम्र में उनकी बाकी की जो ज़िंदगी होगी, जो 10-11 पेशेंट्स हैं, उनकी जो आने वाली ज़िंदगी होगी, वो इस पूरी ज़िंदगी में हार्ट पेशेंट बन के रहेंगे, उनका दिल कमज़ोर ही रहेगा। अप्रैल 2024 में फाइनली डॉक्टर ऑर्टिज के ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसमें उनको गिल्टी पाया गया और इसमें सज़ा भी सुनाई गई। जी हाँ, डॉक्टर ऑर्टिज को 190 सालों की गैर जमानती सज़ा सुनाई, क्योंकि उसमें ना सिर्फ 11 लोगों की जान की रिस्क था, बल्कि उसने एक जान ली भी थी डॉक्टर मेलोनी कास्पर की। उसकी भी मौत का चार्ज, उसका भी मर्डर का चार्ज डॉक्टर ऑर्टिज के ऊपर ही लगा। हम सभी डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, आप भी मानते हैं, और वो कुछ काम भी ऐसा ही करते हैं, चमत्कार ही है उनके हाथों में। वो मरते हुए को बचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में हंसी खुशी ला सकते हैं, किसी के परिवार को बचा सकते हैं टूटने से। बट फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स आ जाते हैं जो इस पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रख देते हैं। डॉक्टर ऑर्टिज जैसे, पता नहीं इतना पढ़ के भी इसको बुद्धि नहीं मिली इस मूर्ख को
डॉक्टर्स को बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है और ये भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही था, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी इसके वो दिमाग में मैच्योरिटी नहीं आई कि किसी की जान भी जा सकती है ऐसा कुछ करने से। और वो एक डॉक्टर है जो ये सारा कुछ काम कर रहा है। डॉक्टर का काम है कि वो बिना किसी का धर्म देखे, बिना किसी की जाति देखे, सबसे पहले मरने वाले की जान को बचाए। बट ये तो अच्छे भले आदमी को मारने के ऊपर तुला हुआ था। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसे किसी डॉक्टर के इंसिडेंट के बारे में देखा है जो कुछ गलत कर रहा हो और आपकी आंखों के सामने हुआ हो, लेकिन आप किसी को बता ना पाए हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप वो इंसिडेंट मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहें तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपसे पर्सनली बात भी करता हूँ, सो आप आकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। वहीं आप मुझसे वो इंसिडेंट शेयर भी कर सकते हैं। खैर, यहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। सो इस केस की भी सीसीटीवी फुटेज पूरी जो मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस, वहाँ पर मैंने वो पूरी फुटेज डाल दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आप सभी को, अभी मैंने शाउट आउट आप सभी को क्यों दिया, इसका रीज़न है वो मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। सो पिछली वीडियो का शाउट आउट आप सभी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।